हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का एक चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स। इसकी डिटेल्ड समरी को। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, वो समझने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैंने कोशिश की है कि इस समरी के माध्यम से आप इस चैप्टर को पूरा समझ लें, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस लगभग आपके सारे क्वेश्चन से समरी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए समझते हैं, क्योंकि ये कहानी के टुकड़ों में बटी हुई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग दी है द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट, शुरुआत यहाँ से की है। एक जेमिनी स्टूडियो है, वहाँ का मेकअप डिपार्टमेंट दिखाया गया है। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज इन अ बिल्डिंग। जो मेकअप डिपार्टमेंट है जेमिनी स्टूडियो का, वो एक बिल्डिंग थी विच वाज सेड टू बी द रॉबर्ट क्लाइव्स एस्टवाइल स्टेबल, जिसे माना जाता था कि ये रॉबर्ट क्लाइव की पूर्व काल में ये अस्तबल रहा था। इन द स्टूडियो में द मेकअप मटेरियल रेफर टू एज पैनकेक्स। जो मेकअप मटेरियल इस्तेमाल में लाया जाता था वो कौन सा था? पैनकेक। वाज यूज्ड प्रोफ्यूजली, बहुत अधिक मात्रा में पैनकेक का प्रयोग किया जाता था। पैनकेक क्या है? पैनकेक इज़ अ ब्रांड नेम, ठीक है, ब्यूटी ब्रांड है, ब्यूटी प्रोडक्ट जिसके बनते हैं उसका भरपूर प्रयोग किया जाता था। पैनकेक्स का नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रयोग किया जाता था। द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। और जो मेकअप रूम था जेमिनी स्टूडियो का, वो किसकी तरह नज़र आता था? कि हेयर कटिंग सैलून की तरह। इट वॉज फिल्ड विद लार्ज मिरर्स, ये भरा हुआ था, इसमें बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। एंड फ्लडेड विद लाइट्स ऑफ ऑल एंगल्स, और हर एंगल पर लाइट्स लगी हुई थी। दिस डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो इज ए सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। यह डिपार्टमेंट, जेमिनी स्टूडियो का जो डिपार्टमेंट है, ये प्रतीक है राष्ट्रीय एकता का। इनिशियली, प्रारंभ में, इट वॉज हेडेड बाई बंगाली, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो किसी बंगाली के द्वारा की गई थी। ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन, सफलता मिली एक महाराष्ट्रियन के द्वारा। हु वॉज असिस्टेड, जिसकी मदद की गई बाई ए धारवाड़ कन्नाडिया के द्वारा। देन डिफरेंट पीपुल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट, अलग अलग लोग थे जो अलग अलग राज्य से आते थे। ऑक्यूपाइड द पोजीशन, और उनकी कोई ना कोई पोजीशन जेमिनी स्टूडियो में थी। और एक यही वजह थी कि ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया था कि अलग अलग राज्य के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, लेकिन वो सब लोग कैसे रहते थे? मिलकर रहते थे। तो ये था जेमिनी स्टूडियो के बारे में मेकअप डिपार्टमेंट जो मैंने समझाया इसको। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो क्या है? द स्ट्रिक्ट हिरार्की इन द मेकअप डिपार्टमेंट। जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक सख्त हिरार्की अपनाई जाती थी। हिरार्की का मतलब क्या होता है? पदानुक्रम, मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में, सबसे सीनियर पद, फिर उससे नीचे का पद, फिर उससे नीचे का पद, यानी ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में। इसको क्या बोलते हैं हम? हिरार्की। ये पदानुक्रम कहलाता है। तो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। ये कैसे? देखते हैं चलो। एन एलेबोरेट डिवीजन ऑफ वर्क मार्क द मेकअप डिपार्टमेंट। एक एलेबोरेट डिवीजन था काम का, काम को जो बांट दिया गया था, ठीक है, मेकअप डिपार्टमेंट में। कैसे बांटा था? कि जो चीफ मेकअप डिपार्टमेंट था, जो मुख्य मेकअप मैन था, जो मेन व्यक्ति था मेकअप, वो किसका मेकअप करता था? ड्रेस्ड अप द एक्टर्स इन द लीड रोल, मतलब उन एक्टर को मेकअप देता था जो लीड रोल करते थे, यानी मुख्य भूमिका निभाते थे उनको। हिज सीनियर असिस्टेंट, और उनके जो सीनियर असिस्टेंट थे, लुक आफ्टर द सेकेंड हीरो, वो किसकी देखभाल करते थे? सेकेंड हीरो और हीरोइन की। वाइल द जूनियर आर्टिस्ट, और जो जूनियर आर्टिस्ट थे, टुक चार्ज ऑफ द मैन कॉमेडियन, उन्हें किसका चार्ज मिला था? तो मैन कॉमेडियन, वो मैन कॉमेडियन को मेकअप देते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, और वो लोग जो भीड़ का रोल निभाते थे, वहाँ पर खड़े होने का रोल है, कई भीड़ उन्हें इकट्ठी करनी है, इसका रोल जो मिलता था उन्हें, भीड़ भाड़ करने का रोल। वर लुक्ड आफ्टर बाई द ऑफिस बॉय, उन्हें जो मेकअप दिया जाता था किसके द्वारा किया जाता था? वो ऑफिस बॉय के द्वारा दिया जाता था, ऑफ द डिपार्टमेंट का। तो ये हिरार्की हो गई, ठीक है। चीफ मेकअप मैन, ठीक है, फिर सीनियर असिस्टेंट, फिर जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, उसके बाद ऑफिस बॉय। तो सबका अपना अपना काम है। द ऑफिस बॉय वॉज अ मैन। ऑफिस बॉय क्या था? एक व्यक्ति था इन इज अर्ली 40s, जिसकी उम्र लगभग 40 का था, वो 40 का होने जा रहा था। तो ये पद का नाम है ऑफिस बॉय, ऐसा नहीं ऑफिस बॉय कोई लड़का है, ठीक है, ये ऑफिस बॉय पद का नाम है। और कितनी उम्र का व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ पर? जिसकी उम्र लगभग 40s की है। ही ज्वाइंट द स्टूडियो ईयर्स बैक, उसने जेमिनी स्टूडियो में प्रवेश किया था, ज्वाइन किया था
ईयर्स बैक, कई सालों पहले, एस्पायर टू बी ए टॉप फिल्म स्टार। और वो किस उम्मीद से यहाँ पर आया था कि एक टॉप फिल्म स्टार बनेगा, या फिर कौन बनेगा, टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, वो इस उम्मीद में आया था। या फिर वो डायरेक्टर बनेगा और लिरिक राइटर बनेगा। ही आल्सो रॉट पोइट्री, वह पोइट्री भी लिखता था। द नरेटर्स वर्क, जो नरेटर का कार्य था, वाज टू कट आउट, यानी जो कहानी जो बता रहे हैं अशोकामित्रन, उनका कार्य क्या था, टू कट न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर को वो कट किया करते थे, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, एंड स्टोर देम इन द फाइल, और उन्हें फाइल में जो है लगाया करते थे। द ऑफिस बॉय ऑफन कैम टू हिज क्यूबिकल्स, जो ऑफिस बॉय था वो प्राय अपने क्यूबिकल में आता था। टू वेंट आउट हिज फीलिंग्स, क्या करने के लिए, अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए। कौन सी भावनाएं, फ्रस्ट्रेशन की भावनाएं, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट की भावनाएं, लीडिंग आउट ऑफ हिज फेलियर, जो उसके किसका कारण बनती थी, उसके फेलियर का कारण बनती थी। अब बात आ रही है सुब्बू, व्यक्ति आए हैं, द पोइट, एक्टर एंड द साइकोफेंट। सुब्बू जो है कौन है, ये एक पोइट, इनका रोल क्या है, पोइट भी हैं, एक्टर भी हैं, और साइकोफेंट, ये चापलूस हैं भाई। द नरेटर मेंशंस दैट, नरेटर यहाँ पर ये जिक्र करते हैं दैट कि द ऑफिस बॉय फेल्ट दैट, कि जो ऑफिस बॉय है वो ये महसूस करता है, द सोर्स ऑफ हिज प्रॉब्लम वाज अ मैन, कि उसकी समस्याओं का जो जड़ है वो कौन है, वो यही व्यक्ति है, जिसका नाम क्या है, कोठामंगलम सुब्बू, ये व्यक्ति है। ही वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, और जेमिनी स्टूडियो में इसका कौन सा नंबर आता था, दूसरा नंबर, किसका, कोठामंगलम सुब्बू का। अकॉर्डिंग टू द ऑफिस बॉय के अनुसार, सुब्बू डिड नॉट डिजर्व एनीथिंग, सुब्बू जो डिजर्व नहीं करता किसी चीज़ के लिए, बिकॉज ही वॉज नाइदर वेल एजुकेटेड, ना तो वह बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, नॉर हैड एनी एक्सेप्शनल टैलेंट, ना ही उसमें कोई अद्भुत टैलेंट है। हिज ओनली वर्च्यू, अगर उसके पास केवल कोई गुण है, वो क्या है, वाज बीइंग अ ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण है, बस ये गुण है। सुब्बू कुड नॉट, आफ्टर काउंटलेस सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, सुब्बू की विशेषता है क्या है, कि सुब्बू के पास क्या है, काउंटलेस सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम की, ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ अ फिल्म, फिल्म प्रोड्यूसर के पास अगर कोई समस्या है तो समस्याओं का निदान उसके पास कितना होता था, काउंटलेस, असीमित निदान होते थे। ऑल्दो ही वॉज कैपेबल ऑफ राइटिंग एंड इंट्रिकेट टॉपिक्स, और उसकी क्या विशेषता थी, यद्यपि वह बहुत ज़्यादा सक्षम था लिख लेने में, किसको, इंट्रिकेट टॉपिक्स, जो जटिल विषय होते हैं उस पर वो बहुत अच्छा लिखता था। ही रॉइट पोएट्री, उसे पोएट्री लिखना भी आती थी, फॉर द मासेस, जनता के लिए। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवर शेडोड, और उसकी जो सफलता है फिल्मों में, वो क्या रहती, छाया डालती है किस पर, उसकी लिटरेरी जीनियस पर, कि उसके अंदर लिटरेरी टैलेंट बहुत है। द नरेटर मोक्स, जो नरेटर है अशोकामित्रन, वो क्या करता है, मजाक उड़ाता है सुब्बू का, बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए कि ही वाज एन अमेजिंग एक्टर, वो एक अमेजिंग एक्टर है। ऑल्दो ही प्लेड माइनर रोल्स, यद्यप उसने कैसे रोल अदा किए हैं, बहुत छोटे छोटे रोल अदा किए हैं, लेकिन वो एक अद्भुत एक्टर है। ही परफॉर्म्ड, उसने परफॉर्म किया है, बेटर देन द लीड एक्टर, जो मुख्य हीरो हीरोइन होते हैं उनसे बेटर एक्टिंग करता है वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कमेंट देता है वहां पर। ही वॉज रियली क्लोज एंड इंटीमेट, अब आगे बात क्या बताई जा रही है, कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, ठीक है, इंटीमेट, बहुत ज़्यादा करीब था विद द बॉस के, एंड सो हैड मैनी एनिमीज, और यही कारण है उसके बहुत सारे दुश्मन थे। तो सुब्बू के बहुत सारे दुश्मन होने का कारण क्या है, कि वो बॉस के बहुत ज़्यादा करीब था, और ये सच्चाई है। जो टॉप पर्सन होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, और उससे जिस व्यक्ति की भी करीबी होती है, जो व्यक्ति उसके करीब हो जाता है, बॉस के करीब होता है, तो बाकी के लोग उससे क्या करते हैं, जेलसी रखते हैं। तो वही इसके साथ हो रहा है सुब्बू के साथ। एंड वाज क्रिटिसाइज्ड, और क्या होता था, सुब्बू की आलोचना की जाती थी, एज एन इंटरनेशनल, क्रिटिसाइज्ड वाज एज एन इंटरनेशनल सर्कस। अब ये क्रिटिसाइज किए गए एज एन इंटरनेशनल सर्कस के रूप में। द एमआरए प्रेजेंटेड, चलिए बाय मिस्टेक दूसरी लाइन आ गई थी, चलिए यहां से देखते हैं अब। द लॉयर इन द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आया है, सुब्बू के बारे में बता दिया।
सबसे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले आपने पढ़ा मेकअप डिपार्टमेंट, उसके बाद में वहाँ की मेकअप डिपार्टमेंट की हायरार्की को जाना, क्या हायरार्की थी। फिर आपने सुब्बू के रोल को जाना। अब सुब्बू के रोल को जानने के बाद आप किसको जानेंगे? द लॉयर इन द स्टोरी डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में एक लॉयर और था, ठीक है, उसका भी रोल जान लेते हैं आप। इसी क्रम में है पूरी कहानी, चलिए समझेंगे इसको। द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइज्ड ऑफ ए लॉयर। जो स्टोरी डिपार्टमेंट था वो जुड़ा हुआ था ऑफ अ लॉयर, उसमें लॉयर भी सम्मिलित थे। एंड अ ग्रुप ऑफ राइटर्स, और कौन कौन थे? राइटर लोगों का समूह था, पोइट्स उसमें थे, बिसाइड सुब्बू, सुब्बू के अतिरिक्त। सुब्बू का अब ये क्लियर हो गया कि सुब्बू किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है? वो काम कर रहा है स्टोरी डिपार्टमेंट में। द लॉयर वॉज द लीगल एडवाइजर, और जो लॉयर है वो कौन था? एक लीगल एडवाइजर था, ठीक है, एक लीगल सलाहकार था। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द, लेकिन हर लोग उसे क्या मानता था कि एवरीबडी रेफर टू हिम, हर व्यक्ति उसे मानता था एज द लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर तो मानता ही था, लेकिन लीगल एडवाइजर के विपरीत मानते थे उसको वो। ही हैड अनइंटेंशनली थॉट अबाउट अ सैड एंड। उसने क्या किया था? कोई इरादा नहीं था उसका ऐसा करने का, ऐसा विचार का कोई इरादा नहीं था। अबाउट अ सैड एंड, उसने एक बहुत ही दुखद अंत किया था किसका? करियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, उसका करियर एंड कर दिया था। हालांकि उसका ये इरादा नहीं था कि हम उसका करियर को एंड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू हर आउटबस्ट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो भड़क गई थी। किसके खिलाफ? प्रोड्यूसर के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रही थी, भड़क गई थी जब सेट, किसी शूटिंग सेट पर। और उसने क्या कर लिया था? जो लॉयर था उसने प्लेबैक रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी, और उसने कहा था ये रिकॉर्डिंग आपको हम दिखाएंगे अब। तो इस बात से वो घबरा गई थी और इतना डिप्रेशन में चली गई थी, उसका पूरा सारा करियर बर्बाद हो गया था। तो लीगल एडवाइजर ये कहने के लिए लीगल एडवाइजर हैं, लेकिन हर व्यक्ति इनसे एडवाइस लेने से क्या होता था? घबराता था। द लीगल एडवाइजर लुक्ड डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। और जो लीगल एडवाइजर था वो थोड़ा सा अलग नज़र आता था, जो उस डिपार्टमेंट के दूसरे लोग हैं उनसे अलग नज़र आता था। क्यों अलग दिखता था वो? क्योंकि इस वेशभूषा उसकी अलग थी। एज ही वॉर पेंट्स एंड टाई, क्योंकि वो पेंट और टाई पहनता था। वाइल जो दूसरे लोग थे डिपार्टमेंट के, वो सब क्या पहनते थे? खादी धोती पहनते थे और वाइट खादी शर्ट पहनते थे। तो ये इसलिए अलग था। तो आपने यहाँ पर एक लॉयर का भी रोल जान लिया कि लॉयर ने क्या क्या किया था। तो विशिष्ट पॉइंट इसका यही है कि लॉयर एक रूप में इस बात से अलग था क्योंकि वो टाई पैंट पहनता था, ठीक है, धोती और खादी शर्ट नहीं पहनता था। दूसरी पॉइंट क्या था? वो लीगल एडवाइज़र था, लेकिन लीगल एडवाइज़र के साथ साथ क्या था? रोल उसका जस्ट अपोजिट था। क्यों? क्योंकि उसने एक एक्ट्रेस का क्या कर दिया था? करियर तबाह कर दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं जेमिनी स्टूडियो द फेवरेट हॉन्ट ऑफ इंटेलिजेंट्रिसिया। जेमिनी स्टूडियो क्या है? अ फेवरेट हॉन्ट ऑफ इंटेलिजेंट्रिसिया है। ये बुद्धिजीवियों का एक अड्डा है। हॉन्ट ऑफ इंटेलिजेंट्रिसिया मीन्स क्या हो गया? बुद्धिजीवियों का अड्डा। जेमिनी स्टूडियो वाज अ फेवरेट अमंग द पोइट्स। जेमिनी स्टूडियो क्या था? वाज अ फेवरेट अमंग द पोइट्स। इसमें पोइट्स थे ऑफ दैट टाइम, उस समय के पोइट थे। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस, और वहाँ पर एक क्या था? एक एक्सीलेंट मैस बना हुआ था। विथ सप्लाई, जो सप्लाई करता था गुड कॉफ़ी, बहुत अच्छी किस्म की कॉफ़ी। ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक, लगभग पूरे टाइम पर। मोस्ट ऑफ द पीपल एट द स्टूडियो, स्टूडियो के अधिकतर लोग वॉर वो पहनते थे खादी। एंड ग्रेटली अप्रिसिएटेड गांधी जी, और बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो किससे? गांधी जी से, प्रशंसा करते थे गांधी जी की। ऑल ऑफ देम अपोज्ड कम्युनिज्म, और जितने भी लोग थे वहाँ पे डिपार्टमेंट में, जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले, वो सभी किससे नफरत करते थे? वो सभी कम्युनिज्म से नफरत करते थे भाई। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि स्टूडियो होस्ट फ्रैंक बुचमैन एमआरए मोरल रीअर्मामेंट आर्मी। स्टूडियो ने क्या किया था? स्टूडियो मेजबानी की थी। स्टूडियो ने किसकी मेजबानी की थी? फ्रेंच बुचमैन, एक फ्रेंच बुचमैन है, उनकी एमआरए यानी मोरल रीअर्मामेंट आर्मी आई थी जेमिनी स्टूडियो में, उसकी मेजबानी की थी। यानी कि जो फ्रेंच बुचमैन की एमआरए है वो गेस्ट बनकर आए थे किसके यहाँ? जेमिनी स्टूडियो के यहाँ। तो उन्होंने मेजबानी की थी। चलिए समझते हैं इसको कि इनके आगमन पर क्या हुआ था। द जेमिनी स्टूडियो वाज अ होस्ट टू फ्रैंक बुचमैन। जो जेमिनी स्टूडियो ने होस्ट किया था, मेजबानी की थी फ्रैंक बुचमैन की मोरल रीअर्मामेंट आर्मी की, या शॉर्ट में से हम कह सकते हैं एमआरए, विच विजिटेड मद्रास इन 1952,
जो मद्रास में कब आए थे? 1952 में आए थे। इट कंप्राइजेस ऑफ 200 पीपल, और इसमें लगभग कितने लोग थे? और जो फ्रैंक बुचमैन की री मोरल आर्मामेंट आर्मी जो आई थी, उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई, क्योंकि लोगों ने उसे क्या माना? लोगों ने उसे माना ये इंटरनेशनल सर्कस है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सर्कस है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर क्या रही है कि एमआरए रिप्रेजेंटेड 2 प्लेस के एमआरए ने क्या किए थे? 2 प्ले वहाँ पे किए थे, 2 नाटक दिखाए थे उन्होंने स्टूडियो में जाकर। और उन नाटकों का नाम क्या था? ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्वेश्चन में आ सकता है। एक जोथाम बैली, ठीक है, एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ये 2 हैं। ये 2 प्ले करके दिखाए इन्होंने, जोथाम बैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। द जेमिनी फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ द 600 मेंबर। जेमिनी स्टूडियो में लगभग कितने लोग थे? लगभग 600 लोग थे। सादा प्लेस, उन सब ने क्या देखा? नाटक देखा, रिपीटेडली, बार बार देखा उसको। द तमिल एंड मद्रास ड्रामा कम्युनिटी वर रियली इम्प्रेस्ड। तमिल और मद्रास की जो ड्रामा कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई बाय देम उनसे। द सनराइज एंड सनसेट सीन, जो वहाँ का सनराइज सीन था, सूर्य उदय होने का जो तरीका उस प्ले में दिखाया था, जोथाम वैली में और द फॉरगॉटन फैक्टर में, और सनसेट का जो सीन दिखाया था, सूर्य छिपने का दृश्य किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे शो कराया था। और किसका? जोथाम वैली का। तो जोथाम वैली की 2 चीज़ें, एक सनराइज, सूर्य का उदय होना, और सनसेट सीन और सूर्य का छिपना। इन चीज़ों ने क्या किया था? वर रिप्रोड्यूस इन ऑलमोस्ट ऑल द तमिल प्ले। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने उस तरीके को चुना कि कैसा सनराइज दिखा रहे हैं, कैसा सनसेट दिखा रहे हैं, और ये लगभग तमिल के सभी नाटकों में किया गया इन द सिमिलियर फैशन एट दैट प्ले। तो सेम प्रकार का उन्होंने किया, ठीक है, सनराइज और सनसेट। तो ये चीज़ उन्होंने उसकी पिक कर ली, चुनी, जो अच्छी लगी उन्हें एमआरए की। तो इस पॉइंट से इतना ही देखना है। अब जब एमआरए विजिट करके चला गया, फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि वहाँ पर अनदर विजिटर एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में एक दूसरे विजिटर आते हैं। सून अनदर विजिटर वाज गोइंग टू विजिट, दूसरे विजिटर आने वाले थे जेमिनी स्टूडियो में। ही वॉज र्यूमर टू बी अ पोइट, और ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही थी, ऐसा माना जा रहा था, ऐसी अफवाह आई थी कि या तो वो पोइट हैं या फिर वो एडिटर हैं। हाउएवर द गेस्ट अराइव्ड, हालांकि वो गेस्ट पहुंचे, एंड द बॉस रीड आउट अ वेरी लॉन्ग स्पीच, और बॉस ने रीड आउट की बहुत लंबी स्पीच। दैट डिड नॉट हैव मच टू से अबाउट द विजिटर्स, और उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बता रखा था किसके बारे में, विजिटर के बारे में स्पीच दी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, बहुत ज़्यादा बताया नहीं कि ये कौन आ रहे हैं, क्या विजिटर हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया। व्हेन द गेस्ट टर्न केम टू द एड्रेस ऑफ ऑडियंस, जब गेस्ट ने उनका जब ऑडियंस के संबोधन किया गया उनका, जब वो गेस्ट आए, उनका जब टर्म आया और उन्होंने संबोधन किया ऑडियंस को, यानी कि जेमिनी स्टूडियो के जो लोग बैठे थे वही तो ऑडियंस है, उसी को उन्होंने एड्रेस किया, संबोधित किया, बताया उन्होंने क्या बताने आए हैं। हिज एक्सेंट कुड नॉट बी अंडरस्टूड, उनका जो एक्सेंट था वो कोई समझ नहीं सका, क्योंकि ये वो इंग्लैंड से आए थे और वो इंग्लिश में बोल रहे थे, और वहाँ के लोग उनके एक्सेंट को अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे। हिज विजिट रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और उनकी जो विजिट रही वो कैसी बनी रही? एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, एक रहस्य बनकर रह गई। लोग समझ ही नहीं पाए ये क्यों आए थे, क्या बोल गए, इनका आने का क्या उद्देश्य रहा, लोगों की समझ से ये परे रहा, लोगों की समझ में नहीं आया जेमिनी स्टूडियो के ये क्यों आए थे, क्या उद्देश्य रहा इनका। अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनकाउंटर, एक संक्षिप्त कहानी, एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? द एनकाउंटर। द एनकाउंटर क्या है? ये मैगजीन है। द नरेटर देन रेफर्स टू अनदर इवेंट, तो जो नरेटर है वो संकेत करता है एक दूसरे इवेंट की तरफ। अ शॉर्ट कॉन्टेस्ट, एक छोटा सा कॉन्टेस्ट हुआ, टू बी ऑर्गेनाइज, और ऑर्गेनाइज किया गया था बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल, ठीक है, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल के द्वारा, बाय द नेम द एनकाउंटर, और उसका नाम क्या था? द एनकाउंटर। एनकाउंटर इज अ मैगजीन, ये मैगजीन का नाम है। देयर वॉज ऑलमोस्ट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीरियोडिकल, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस पीरियोडिकल के बारे में। इन द लाइब्रेरी में, एंड इवन द फ्यू कॉपीज फाउंड अनटच्ड, और कुछ कॉपियाँ तो अनटच्ड रह गई थी, यानी लाइब्रेरी में पड़ी रहती थी, लोग उसे टच तक नहीं करते थे कि एनकाउंटर क्या बुक है, एनकाउंटर में क्या दिया गया है,
किस बारे में एनकाउंटर ये बता रही है, तो लोग उस बुक को छूते भी नहीं थे। फिर जो नरेटर हैं अशोकामित्र ने, उन्होंने चेक किया और कहाँ गए, वो गए ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में एंड फाउंड आउट, और उन्होंने ये पता किया दैट द एडिटर्स नेम, कि इसका संपादक कौन है। संपादक कौन निकला, द स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर निकला। ही रिकॉल दैट, उससे तुरंत याद आया कि दिस वाज द नेम, दिस वाज द सेम एडिटर, ये वही एडिटर है हु वाज अ गेस्ट, जो गेस्ट के रूप में आया था जेमिनी स्टूडियो में। कहने का मतलब तुरंत ध्यान आ गया, जो सेकंड विजिट थी, जो अनएक्सप्लेन मिस्ट्री बन के रह गई, जो इंग्लैंड का एक व्यक्ति आया था, सेकंड विजिट जिसकी हुई थी एमआरए के बाद, जो सेकंड विजिट में आया था व्यक्ति, वो कौन था, वो स्टीफन स्पेंडर था। तुरंत उन्होंने समझ लिया कि इसका मतलब ये वही व्यक्ति है, इसी व्यक्ति की ये बुक है। अब वो समझ पा रहे हैं कि ये कौन था, क्यों आया था, क्या नहीं था, क्या नहीं था। तो अब वो समझ पाए हैं कि स्टीफन स्पेंडर आए थे, ठीक है। स्टीफन स्पेंडर ये कौन है, एक ये एडिटर हैं, ठीक है, ये बुक लिखते हैं, ठीक है। और इन्होंने किसके बारे में लिखा है, चलिए इसमें आगे बताया गया है, द नरेटर बाइज अ लो प्राइस्ड बुक द गॉड दैट फेल्ड। फिर जो नरेटर अशोकामित्र ने, उन्होंने क्या किया है कि वो किताब खरीदते हैं, बहुत ही कम कीमत पर एक किताब खरीदते हैं, और उस किताब का नाम क्या है, द गॉड दैट फेल्ड। इस टर्म को समझाएंगे, द गॉड दैट फेल्ड का मतलब है क्या है कि लोग कम्युनिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे थे, साम्यवाद में लोग घुस गए थे। साम्यवाद को उन्होंने बहुत बड़ा माना था, लेकिन साम्यवाद से वो बाहर आ गए, उनका भ्रम टूटा और साम्यवाद से बाहर आ गए। तो यहाँ तो गॉड का मतलब उस गॉड से नहीं है, गॉड का मतलब किससे, कम्युनिज्म से है। कम्युनिज्म यानी द गॉड दैट फेल्ड, यानी कम्युनिज्म जो फेल हो गया, इस बारे में ये बताया गया है। चलिए इसको समझते हैं। सम ईयर्स आफ्टर लिविंग ए जॉब एट द जेमिनी स्टूडियो, कुछ सालों के बाद जो अशोकामित्र ने, उन्होंने क्या कर दिया, जॉब छोड़ दी जेमिनी स्टूडियो से। द नरेटर बॉट अ लो प्राइस्ड कॉपी, फिर अशोकामित्र ने क्या किया है, कॉपी खरीदी है एक बुक शॉप से, ठीक है। और उन्होंने उस बुक का नाम क्या खरीदा है, और उस बुक खरीदी, उसका नाम जो है द गॉड दैट फेल्ड, इस नाम की बुक खरीदी। ये रिलीज हुई थी कब, ऑन द 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, यानी रूस की क्रांति का क्या था, 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, ठीक है, तब उसमें उन्होंने ये खरीदी थी। इट वॉज अ कॉम्पिलेशन ऑफ 6 एसेस। इस बुक में क्या था, इसमें 6 एसेस का कॉम्पिलेशन था, यानी 6 ऐसों का ये संग्रह था। डिफरेंट ऑथर्स ऑन देयर जर्नी, अलग अलग राइटर थे, उन्होंने कम्युनिज्म के बारे में अपने विचार दिए थे, यानी 6 ऑथर, 6 लेखकों ने अपने विचार दिए थे कम्युनिज्म पर। एंड दे आर डिसअपॉइंटेड, कम्युनिज्म पर उन्होंने पहले बताया था, और उन्होंने ये बताया था कैसे वो कम्युनिज्म में घुसे, और फिर डिसअपॉइंट हो गई, उन्हें निराशा हाथ लगी, और कम्युनिज्म से फिर वो वापस आ गए। स्टीफन स्पेंडर वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, और स्टीफन स्पेंडर उन 6 ऑथर्स में से एक थे। द नरेटर इंस्टेंटली रिकॉल्ड, नरेटर को तुरंत ये बात ध्यान आई, स्टीफन स्पेंडर विजिट टू द जेमिनी स्टूडियो, कि स्टीफन स्पेंडर क्यों आए थे जेमिनी स्टूडियो में। अब उसकी समझ में आया, दस द मिस्ट्री वाज फाइनली रिजॉल्व, अब उनका जो रहस्य सॉल्व हो गया। यानी स्टार्टिंग में जब वो सेकंड विजिट पर वो स्टीफन स्पेंडर आए थे, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे क्यों आए थे, अब उसको समझ में आया ये क्यों आए थे। यानी कि वो इसलिए आए थे स्टूडियो में, उन्होंने कम्युनिज्म पर बोलना था, उन्होंने ये बताया था कि कम्युनिज्म में वो क्यों आए, और कम्युनिज्म से उनका भ्रम कैसे टूटा, इस बारे में उन्होंने बताया था। अब मिस्ट्री इसकी सॉल्व हो गई यहाँ पर आकर, जब उसने ये बुक देखी, द गॉड दैट फेल्ड। आई होप आपको ये समरी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी से सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर समरी आपको अच्छे से कवर है तो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।